हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे यूनिट 9। ठीक है, देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या रहता है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो गाइज ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ठीक है, सो आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि आप जानते ही हो कि यानी जब लास्ट डेज होते हैं, है ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो वो कैसे क्लियर हो जाएंगे, वो आपको एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। ओके, सो आप इसको अटेंड कीजिए, आप इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तब तक मैं भी शेयर करता हूँ, सब शेयर करो। ठीक है, then we will begin our today's MCQ series. Yes, so are you ready? Then give your thumbs up, और जिसने शेयर किया है वो thumbs up करो। ठीक है, और चलो सब शेयर करो। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन। थोड़ा सा रुकते हैं जब तक जब तक ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तब तक हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, जब एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है, तो नियर बाई एग्ज़ाम है, तो जुलाई में हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस की स्पीड है वो स्पीड आपको मेंटेन रखनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन मतलब 1 मिनट आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में आपकी स्पीड जो होनी चाहिए, यानी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है क्वेश्चन को। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। सो ऐसे फॉर एग्जाम्पल डीआई का पोर्शन रहता है, मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, सो वो टाइम मतलब आपके पास रहता है 180 मिनट का टाइम रहता है। ठीक है, सो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मतलब जो ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, ठीक है, इन पे आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा लेना। ठीक है, या कम्युनिकेशन के हैं, या हायर एजुकेशन के हैं, या एनवायरमेंट के हैं, ठीक है, या आईसीटी के, इन पे ज़्यादा टाइम को आपको नहीं लगाना। ज़्यादा टाइम आपको अगर लगा लोगे, मतलब 2-2 मिनट अगर लगा लोगे, वो लगा लोगे आप किन क्वेश्चन में, डीआई के क्वेश्चन। बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी परसेंटेज निकालने में। ठीक है, डिवीजन आपको तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एवरेज आना चाहिए। सो मतलब डिफरेंट टेक्निक्स है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उससे आपका जो मैथमेटिक्स पोर्शन और डीआई जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, सो आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप एंड वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। So let's begin, let's get started, let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। The species those are especially likely to develop on biologically isolated areas such as islands are called, यानी वो स्पीशीज, ठीक है, जो मतलब बड़े होते हैं कहाँ पे, आइलैंड्स में, यानी उन एरियाज़ पे जो आइसोलेटेड एरियाज़ होते हैं। ठीक है, जहाँ कोई पहुँचता नहीं है, तो यानी वो आइसोलेटेड एरियाज़ में जो बढ़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं। ठीक है,
हाँ, उन स्पीशीज को क्या कहते हैं? ए एंडेमिक स्पीशीज, बी एक्सटिंक्ट, सी वाइल्ड, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। यानी आपको बताना है जो स्पीशीज रहते हैं आइसोलेटेड एरियाज में, फॉर एग्जांपल आइलैंड्स में रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। ओके, वो वहीं पे बड़े होते हैं, उन आइसोलेटेड एरियाज में बड़े होते हैं, उन्हीं आइलैंड्स में बड़े होते हैं। आपको बताना उनको क्या कहते हैं। सब बताओ, वेरी गुड। समूह का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट क्या एंडेमिक स्पीशीज, यानी ये वो स्पीशीज जो बड़े होते हैं आइलैंड्स पे या उन एरियाज में जो आइसोलेटेड एरियाज होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो आंसर करो। द नंबर ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, GHGs मीन्स ग्रीन हाउस गैसेज आइडेंटिफाइड फॉर रिड्यूस्ड इमिशंस एज पर क्योटो प्रोटोकॉल। और इन्हें आपको बताना है कि इन्हें कुछ ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, इनको रिड्यूस करना है क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। तो वो कितने गैसेज है, नंबर बताना आपको। ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 8। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी आपको बताना है, नंबर बताना है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा कि यानी इनको कम करना है हमें, ठीक है, तब हमारा एनवायरनमेंट बच सकता है। तो वो कौन से मतलब गैसेज है, कौन से ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, और कितने हैं ये बताना आपको, कितने हैं यहाँ पे आपको नंबर बताना है। ओके, सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट क्या है 6, ठीक है, इधर में रखना। दैट मीन्स कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको कम करना है क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो ये कौन से 6 गैसेस है वो देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कवर 6 कैटेगरीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी 6 आते हैं इसमें ग्रीन हाउस गैसेज। तो उसमें आता है पहला कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना, मीथेन आता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है HFCs, परफ्लोरोकार्बन्स है PFCs एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ना SF6, S फॉर सल्फर, 6 फॉर हेक्सा, F फॉर फ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सो ये सारे 6 गैसेस है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये 6 गैसेस जो 6 गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेज, इनको कम करना है किसके द्वारा, क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर। ओके, सो ये आई होप यू गॉट, इसको आप नोट डाउन करके रखना। कल का आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज टू रिड्यूस एज पर क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको आप भी चूज करने होंगे, वहाँ पे डिफरेंट गैसों के, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना, नाइट्रोजन होगा, ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड होगा, है ना, मीथेन होगा, बाकी मतलब डिफरेंट मतलब 5-10 होंगे। तो आपको खाली 6 चूज करने, तो वो आपको जब पता होंगे पहले ही, तब आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, मेन रीजन क्या है ग्लोबल वार्मिंग का। ए इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, B. Decreased concentration of carbon dioxide in the air, C. Increased water vapors in the atmosphere, D है none of the above। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सब आंसर करो। आपको बताना मेन रीजन क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है ज्यादा।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, यानी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है एयर में, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, तो उससे क्या होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देखो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ये नहीं आएगा। अगर डिक्रीज हो जाएगा तब ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। इस तरह इंक्रीज वाटर वेपर, वाटर वेपर की वजह से ज़रूर होता है मतलब इफेक्ट, बट ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकता है उससे। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड की से हो सकता है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एयर में, एटमॉस्फेयर में, तब इससे क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय पायरोलिसिस रेफर्स टू, यानी आपको बताना सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है पायरोलिसिस द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं। नहीं, आपको बताना है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है पायरोलिसिस के द्वारा, ठीक है, तो वो कैसे होता है ये बताना है। हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ आयर, मतलब उसको हीट बर्न करते हैं, जलाते हैं, बट ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता है, एयर नहीं होता है। बी नो हीटिंग, हीटिंग सिस्टम में यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे जब सॉलिड वेस्ट को मतलब इसके ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, सी हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी उसको मतलब बर्न किया जाता है, गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दे आर ट्रीटिंग विद केमिकल्स बिफोर हीटिंग, तो उनको ट्रीट किया जाता है इन केमिकल्स को, इन केमिकल्स से बिफोर हीटिंग, यानी गर्म करने से पहले। ओके, सो अब सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, थ्रू पायरोलिसिस, सो ये आपको बताना है। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। जो जो क्लास देख रहा है वो आंसर करो सब, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके, थोड़ा सा देखते हैं। यानी पैरालिसिस एक कॉमन टेक्निक है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, या इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, या इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, या इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, सो पैरालिसिस जो है ये थर्मल डिग्रेडेशन है, प्लास्टिक वेस्ट को मतलब डिग्रेड किया जाता है अंडर द टेम्परेचर 300 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर क्या होता है कि उससे लिक्विड ऑयल बनाया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। चिपको मूवमेंट बेसिकली टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट ऑरिजिनेटेड इन 1974 इन, जो चिपको मूवमेंट प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट को, ठीक है, ये ऑरिजिनेट हुआ है, यानी ये बनाया गया, एग्जिस्ट हुआ 1974 में। कहाँ पे? ए है उत्तराखंड, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है नन ऑफ द अबव। आप सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। मैं दोबारा बताऊंगा, चिपको मूवमेंट जो है ये किसको प्रोटेक्ट करता है? एनवायरमेंट को। तो इसकी एग्जिस्टेंस यानी ये ऑरिजिनेट कब हुआ है, ये वजूद में कब आ गया है? 1974 में। अब कहाँ पे आ गया है वजूद में 1974 में, ये बताना है आपको। ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। चिपको मूवमेंट जो हुआ है ये उत्तराखंड में हुआ है 1974 में। इसके बारे में देखते हैं। द चिपको मूवमेंट ऑरिजिनेट इन द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड, यानी ये उत्तराखंड में शुरू हुई है, हिमालयन रीजन का उत्तराखंड एरिया जो है। तो उसके बाद ये फैला उत्तर प्रदेश में 1973 में, और क्विकली स्प्रेड हुआ है थ्रू इंडियन हिमालयाज, यानी पूरे हिमालय में फिर शुरू हुआ है। ओके, यानी फैल गया है। तो इसको आप नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है, ताकि दोबारा आपको गलत नहीं हो जाएगा। ओके, तो सब नोट डाउन करो इसको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। The Sagarmatha National Park has been established to preserve the ecosystem of which mountain peak,
यानी सागरमाथा नेशनल पार्क जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि उस इकोसिस्टम जो है उसको बचाया जाएगा। जो माउंटेन पीक पे इकोसिस्टम होता है ना, टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक। ठीक है, किस माउंटेन पीक का इकोसिस्टम बचाया जाएगा, तो किस यानी ये बताना आपको है। जो सागरमाथा नेशनल पार्क बनाई गई है, एस्टेब्लिश किया गया है, किसको बचाने के लिए, इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक, किस माउंटेन पीक के इकोसिस्टम को बचाने के लिए। ए है कंचनजंगा, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है अन्नापूर्णा, डी है दलोवीरा है ना। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। मैं दोबारा बताऊंगा, सागरमाथा नेशनल पार्क जो बनाई गई है एक माउंटेन के इकोसिस्टम को बचाने के लिए, तो वो कौन सा माउंटेन है। ठीक है, सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के इकोसिस्टम को बचाना है तो उसके लिए बनाया गया है सागरमाथा नेशनल पार्क। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर, आपको बताना है यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। ए है थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, बी है बायोजियोग्राफिकल रीजन विद स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नाइदर ए नॉर बी। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो तुरंत आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ठीक है, सी पार्ट के बोथ ए एंड बी, यानी दोनों करेक्टरिस्टिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। क्या क्या इसमें थ्रेट रहता है ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, हाँ, थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स से थ्रेट रहता है। और दूसरा क्या है, बी बायोजियोग्राफिकल रीजन विद स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, वहाँ पे ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं जो आइसोलेशन में रहते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। द टर्पेंटाइन ऑयल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी टर्पेंटाइन ऑयल जो इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन को बनाने में। ठीक है, तो इसको कहाँ से हासिल किया जाता है। ए है एकेशिया से, बी चिरपिन, सी है सनफ्लावर, डी है नन ऑफ द अबव। यानी इनमें से आपको बताना है कि किस से ऑब्टेन किया जाता है टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल जो है ये इससे मतलब ये इस्तेमाल होता है मेडिसिन को बनाने में। ठीक है, जो मेडिसिन दवाई बनाते हैं उसके लिए यूज होता है टर्पेंटाइन ऑयल। तो उसको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कहाँ से हासिल किया जाता है। ठीक है, हाँ, सब बताओ, वेरी गुड, सबको कहाँ से आना चाहिए। क्या एकेशिया से है, क्या चिरपिन से, क्या सनफ्लावर से, या कोई और है। अगर कोई और है तो आपको लगाना है नन ऑफ द अबव। अगर एकेशिया तो एकेशिया से, अगर चिरपिन तो आप बी लगा दो। ठीक है, अगर सनफ्लावर तो सी। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। थोड़ा सा रुकते हैं, वेट करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल जो यूज़ किया जाता है मेडिसिन को बनाने में। ठीक है, तो इसको कहाँ से हासिल किया जाता है ये बताना आपको। अभी भी जिनको समझ में नहीं आ गया मैंने दोबारा बता दिया है। ठीक है, अगर किसी को मेरा समझ में नहीं आता या इंग्लिश में भी समझ में तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी को पढ़ लो और आंसर कर लो। ओके, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट चिरपिन। ठीक है,
चिरपिन जो है ये इसका आंसर आएगा। यानी टर्पेंटाइन ऑयल जो इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन को बनाने में, तो इसको हासिल किया जाता है चिरपिन ट्री से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो आंसर करो। द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड इज फाउंड इन, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड जो है इसको कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। ए है थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, बी है कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, सी है मालाबार कोस्ट, डी है डेल्टा रीजन्स। आप इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, वो आंसर करो सब। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड जो है इसको कहाँ पाया जाता है? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे डिफरेंट एक्सटिंग ये एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है, ये कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे इनको रखा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला गया ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड जो है इसको कहाँ पाया जाता है। आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड जो है इसको पाया जाता है थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो आंसर करो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द पॉसिबल चेंजेस इन द, यानी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट होता है ना, तो ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। तो ये तब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, जब चेंज आ जाएगी किस में, हाँ ये बताएं, तब्दीली किस में आ जाएगी। ए है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी तब एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट होगा, या बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, सी सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, डी ऑल द अबव, ऑल ऑफ द अबव, है ना। आपको बताना है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट जो होता है ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि एनवायरमेंट को देखना कि किस जगह कैसा एनवायरमेंट है, कितना पोल्यूटेड है ना, कितना अच्छा है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो देखा जाता है, तो इसमें किसकी चेंज पॉसिबल होती है, किसकी चेंज होनी चाहिए, ठीक है, किस में तब्दीली नहीं चाहिए, तो उसी के हिसाब से एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट किया जाता है। ओके, सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल द अबव, ये सारे, यानी तब इसको किया जाता है असेसमेंट, एनवायरमेंट को असेसमेंट तब किया जाता है ना, उसका इम्पैक्ट तब देखा जाता है जब चेंज आ जाएगी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो एनवायरमेंट के हैं उसमें, या बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो एनवायरमेंट के हैं उसमें भी, ठीक है। इसी तरह सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक जो है एनवायरमेंट के उसमें भी जब तक चेंज नहीं आ जाएगी, ठीक है, तब तक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। ओके, सो आई होप यू गॉट, यानी ये तीनों आ जाएंगे इसके आंसर। ओके, सो ये ध्यान में रखना, आप दोबारा गलत नहीं करना का, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। वाइल ऑल रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो इन अरेबियन सी बिकॉज, ये मैंने शायद पिछले बार भी एक क्वेश्चन पूछा था इसके लिए रिलेटेड, यानी सारे पेनिनसुलर दरिया है ना, वाइल ऑल रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के सारे रिवर जो है वो किस में जाते हैं, फ्लो किस में उनका होता है, बे ऑफ बंगाल में। बट नर्मदा एंड ताप्ती ये दो ऐसे हैं जो किस में जाते हैं, वेस्ट में, यानी अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में। ये क्यों जाते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। ए है दीज टू रिवर्स फॉलो द स्लोप ऑफ द रिफ्ट वैलीज, तो बी है द जनरल स्लोप ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज ईस्ट वेस्ट, से द इंडियन पेनिनसुला नॉर्थ ऑफ द सतपुरा रेंजेस इज tilted towards the west, डी द इंडियन पेनिनसुला साउथ ऑफ द सतपुरा रेंजेस इज tilted towards the east।
आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है? दीज टू रिवर्स फॉलो द स्लोप ऑफ द रिफ्ट वैलीज, यानी जो दोनों रिवर्स है, नर्मदा और ताप्ती जो है, ये जो अरेबियन सी में जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि उन दोनों रिवर्स का जो फ्लो होता है ना, तो डायरेक्टली वो थ्रू रिफ्ट वैलीज की तरह होता है ना, यानी उनका स्लोप जो होता है रिफ्ट वैलीज की तरफ होता है, ठीक है, यानी इन अरेबियन सी की तरफ डायरेक्ट है इसका स्लोप। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द टाइगर स्टेट, यानी टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये बताना आपको। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू एंड कश्मीर। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, ठीक है, ये बताना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, किस स्टेट को, ये बताना है। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। सो इसको ये टाइगर स्टेट नाम कब पड़ा मध्य प्रदेश को? 2018 में। कब? यानी 2018 में इसको नाम पड़ा है टाइगर स्टेट। ये भी ध्यान में रखना, कब नाम पड़ा? 2018, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। हाउ एन ऑर्गेनिज्म suited टू लिव इन a पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड, यानी जब एक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है, कहीं और नहीं जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ए कंपटीशन, बी अडाप्टेशन, ठीक है, सी एडिशन, डी पार्टिसिपेशन। यानी जब एक ऑर्गेनिज्म एक ही जगह ठहराव में रहता है, एक ही जगह रुकता है, चाहे विंटर होगा, चाहे समर होगा, चाहे कोई भी सीजन होगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे रुकता है? एक ही जगह, एट ए पर्टिकुलर प्लेस, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये बताना आपको। सब बताओ, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा रुकते हैं और 1-2 मिनट, नहीं, 5-10 सेकंड और रुकते हैं। 1-2 मिनट नहीं, वो ज़्यादा बन जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। बी पार्ट इसका अडाप्टेशन, यानी जब एक ऑर्गेनिज्म रहेगा एक ही जगह पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगा, उसको अडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है, अडाप्ट होना एक ही जगह, ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। यानी अडाप्टेशन उसको कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहेगा, चाहे विंटर होगा चाहे समर। यानी कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल्स जाते रहते हैं, अगर विंटर होगा कुछ बर्ड्स जाते हैं, अगर वो समर में ज़्यादा अच्छे रहते हैं तो वो समर इलाकों में जाते हैं उस वक्त, यानी जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी उस वक्त विंटर में। अगर कहीं पे मतलब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं वो ज़्यादा ठंड इलाकों में रहते हैं, ठीक है, तो वो जाते हैं विंटर में, मतलब उन जगहों पे जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं वो मतलब गर्मी में ही रहना चाहते हैं, जहाँ जितनी ज़्यादा गर्मी होगी वहीं पे वो ठहराव करते हैं। अब जो बर्ड ऐसा होगा, जो एनिमल ऐसा होगा जो एक ही जगह पे रहेगा, पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगा, तो उसको बोलते हैं एडाप्टेशन। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, बायोडाइवर्सिटी को क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको कैसे डिस्क्राइब हम करेंगे। ए है द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनवायरमेंट, डिफरेंट स्पीशीज का रेंज होगा एनवायरमेंट। बी है द सीजनल एंड डेली चेंजेस इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में सीजनल या डेली चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। सी है द वे स्पीशीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, डी है द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन एनवायरमेंट। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये बताना आपको, कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। जो भी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, वो आंसर करो सब, बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो। देखो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ गया, मैं आपको दोबारा बताता हूं बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अब नीचे ऑप्शन है, आपको बताना है खुद ही। अगर आपने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है, वेट करो आंसर का, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यानी बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर कोई बोलेगा आपको बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब करो, तब आप बता देना जो आंसर होगा। अभी रुकते हैं तो 5 सेकंड और, उसके बाद हम आंसर करेंगे इसका। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनवायरमेंट, यानी जो डिफरेंट स्पीशीज रहते हैं एक एनवायरमेंट में, तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। अब अगर कोई भी आपको कहेगा कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो आपको बोल देना उसको कि नहीं, जब डिफरेंट स्पीशीज एक एनवायरमेंट में रहेंगे, ठीक है, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हम बोलेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। टाइडल एनर्जी इज आल्सो ए पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। टाइडल एनर्जी जो है ये एक पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइडल वेव्स, यानी टाइडल वेव्स कैसे बनते हैं ये बताना आपको, यानी हाउ टाइडल वेव्स आर क्रिएटेड या हाउ टाइडल वेव्स आर फॉर्मड, ठीक है। ए है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, बी है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, सी है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, यानी दोनों, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना यहाँ पे जो टाइडल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है। तो आपको बताना यहाँ पे मेन काज क्या रहता है जब टाइडल वेव्स बनते हैं, ठीक है, यानी किससे टाइडल वेव्स बनते हैं। वेरी गुड, सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। जब ग्रेविटेशनल पुल रहता है सन एंड मून का, दोनों का, तो तब टाइडल वेव्स बनते हैं, ठीक है। टाइडल वेव तब बनती है जब अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। सो ये ओशंस में पैदा होते हैं, ये बन जाते हैं कहाँ पे, ओशंस में, ये ध्यान में रखना। ओके, सो टाइडल वेव्स बन जाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। यानी जब लार्ज ओशन वेव्स भी होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक भी, उससे वोल्केनिक एरप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, हाँ। सो आई होप यू गॉट इट। तो देखो इसमें यहाँ पे इसने दो मेंशन किए हैं, ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एंड सन, यानी सन एंड मून। तो इसमें और भी आते हैं, इसमें जैसे ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन जब होती है मून, सन, अर्थ एंड ओशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
यानी ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन जब हो जाएगी किस किस के बीच में, सन, मून कितने हो गए 2, और अर्थ कितने हो गए 3, और ओशन कितने हो गए 4। इन चारों के बीच में जब एक इंट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, उससे टाइडल वेव्स बन जाएंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो आंसर करो। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्वॉल्व्स वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो अर्थ की सरफेस होती है वो गर्म होती है, और क्या, ट्रोपोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर, डी थर्मोस्फेयर। इनमें से आपको बताना है कौन सा गर्म होता है उसकी वजह से। ओके, सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ गए, मैं दोबारा बताता हूँ। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी उसमें ज़रूरी ग्रीन हाउस गैस की वजह से, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ भी वार्म होती है, गर्म होती है, ठीक है। तो और कौन सा स्फीयर ऐसा है कि जो गर्म होता है, वार्म होता है, ठीक है, ये बताना आपको। ए है ट्रोपोस्फेयर, बी है मेसोस्फेयर, सी है स्ट्रेटोस्फेयर, डी है थर्मोस्फेयर। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। जितने भी क्लास देख रहे हैं वो सब आंसर करो। आपके पास पूरा 1 मिनट रहता है, 1 मिनट में आपको आंसर करना पड़ता है, ठीक है। यस, 1 मिनट में आप सोचो, उससे पहले आप आंसर करो, 1 मिनट खत्म होने से पहले आप आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट ट्रोपोस्फेयर। एक तो अर्थ सरफेस हो तो पता है वो वार्म होती रहेगी जब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर भी गर्म रहता है, ट्रोपोस्फेयर जो है ये भी गर्म रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। दोबारा इसको गलत नहीं करने का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो आंसर करो। Which of the following gas is released when rice is grown in the wet fields? कौन सा गैस निकल के आता है फील्ड से जब राइस को उगाया जाता है, यानी जब पैडी लगाया जाता है, या दान जिसको कहते हैं, उसको जब जमीन खेती में लगाया जाता है तो वहां से कौन सा गैस निकल के आता है। ये सॉरी, विच द फॉलोइंग गैस रिलीज व्हेन राइस ग्रोन इन द वेट फील्ड्स, ठीक है, इसका आप आंसर करो। ये बैक हो गया था, हाँ। सो विच ऑफ द गैस इज रिलीज व्हेन राइस इज ग्रोन इन द वेट फील्ड्स, यानी जब उगाया जाता है किसको, राइस को, जब यानी पैडी को जब जमीन में उगाया जाता है, ठीक है, तब वहां से गैस निकल के आता है, उसको क्या कहते हैं उस गैस को। ओके, ए है मीथेन, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है ओजोन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। सब आंसर करो, वेरी गुड। रुकते हैं, फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट मीथेन। वेटलैंड से गैस निकल कर आता है उसको कहते हैं मीथेन। तो वो मीथेन उन राइस फील्ड्स में से भी आता है जब उसको उगाया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मेन एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज टू, मेन एम क्या रहता है क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है, हाँ, यानी मेन एम क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का। ए है रिक्वायर कंसेशन फ्रॉम ऑल कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इक्वली इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बी है रिक्वायर्ड इंक्रीज इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन, सी है वुड हैव रिजल्टेड इन ओवरऑल इंक्रीजेस इन ग्रीन हाउस इमिशंस, डी है रिड्यूस इमिशंस ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस टू लेवल्स लोअर देन दोज ऑफ 1990। सब आंसर करो, वेरी गुड,
सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। जो भी क्लास को देख रहा है वो आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। reduce emissions of 6 greenhouse gases to levels lower than those of 1990। वो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है ना, वो 6 गैसेस। तो वो गैसेस जो है उनको कम करना, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला है कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसमें, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आता है ना, पर क्लोरोकार्बनस आते, फ्लोरोकार्बनस आते हैं, हाइड्रोकार्बनस आते हैं, है ना, हेक्सा सल्फर हेक्साफ्लोराइड वो आता है। तो ये 6 गैसेस जो रहते हैं, मैंने पिछले बार एक क्वेश्चन में बोला है इसी सेशन में, तो उसको अब दोबारा अगर नहीं मतलब समझ गए आप, दोबारा उसको देख लेना, ठीक है। सो उसको ये मेन एम है क्योटो प्रोटोकॉल का कि उनको रिड्यूस करना, ठीक है, उन 6 गैसेस को, ठीक है। देन दोज ऑफ 1990 ने जो 1990 से पहले थे उसको मतलब उससे पहले उसके मतलब कम करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइक्लोन्स एंड सुनामीज। आपको बताना यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइक्लोन्स एंड सुनामीज, यानी सुनामी और साइक्लोन्स जो आते रहते हैं, ठीक है, तो इनको हम उनके लिए इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या रहता है, ठीक है, उनसे हम कैसे बचेंगे। एक ए है श्रिप अफॉर्म्स, बी है बिल्डिंग वॉल्स, सी है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना है साइक्लोन्स और सुनामी से हम कैसे बचेंगे, उनसे हम प्रोटेक्ट अपने आप को कैसे करेंगे, ठीक है, ये बताना है आपको। साइक्लोन्स और सुनामी से हम अपने आप को कैसे बचा लेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, यानी अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट्स ज़्यादा लगा लेंगे तो मैंग्रोव ट्रीज जो है ऐसे जंगल जैसे बना लेंगे तो हम बच जाएंगे साइक्लोन्स और सुनामी से जो समंदरों से आते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको देखो आंसर करो। वोल्केनिक इरप्शंस कैन इफेक्ट क्लाइमेट बिकॉज, यानी वोल्केनिक इरप्शंस क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं जब गैसेस या लावा निकल के आता है वोल्केनो से, दैट इज वोल्केनिक इरप्शन। ओके, तो इससे इफेक्ट होता है क्लाइमेट को। क्यों, आपको रीजन बताना है क्यों होता है इफेक्ट। ए है दे हीट द एटमॉस्फेयर, वो गर्म करते हैं एटमॉस्फेयर को। बी वोल्केनिक डस्ट एंड गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स एंड अब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, यानी वो वोल्केनिक डस्ट और गैस जो होता है वो चला जाता है अपर एटमॉस्फेयर में और वहां से रिफ्लेक्ट करता है सोलर रेडिएशंस को, उनको वापस भगा देता है सोलर रेडिएशंस को, ठीक है। इस तरह सी वोल्केनोज हैव नो इफेक्ट ऑन द अर्थ्स क्लाइमेट, वोल्केनोज का कोई इफेक्ट नहीं है अर्थ्स क्लाइमेट का। डी है नन ऑफ द अबव। आप इनमें से आपको आंसर करना है, बहुत अच्छा, सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। मैं दोबारा बताऊंगा क्वेश्चन को, वोल्केनिक इरप्शंस से जो इफेक्ट होता है क्लाइमेट का, ठीक है, क्यों रहता है इफेक्ट, वो बताना है क्यों, बिकॉज। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। वोल्केनिक डस्ट एंड गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स एंड अब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, यानी वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, ये क्लाइमेट को असर करता है
क्योंकि जो वोल्केनिक डस्ट और गैसेस जो वोल्केनो से निकलते हैं, गैसेस या डस्ट निकलता है या जो लावा निकलता है वो जाता है एटमॉस्फेयर में, वहां से वो रोकता है सोलर रेडिएशंस को। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है, तब ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको देखो आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मेन काज क्या रहता है, इन्हें किससे ग्लोबल वार्मिंग होती है? ए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बी है चेंजेस इन कार्बन साइकिल, सी है क्लाइमेट चेंज, डी है नन ऑफ द अबो। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अब तुरंत आंसर करो। यानी आपको बताना है इनमें से मेन काज ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, ठीक है। यस, सब आंसर करो। यानी ग्लोबल वार्मिंग का वजह क्या रहता है यहां पे, वो बताना आपको। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, जो भी क्लास को देख रहा है वो आंसर करो। सो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके रखो, वो पहले ही आप करके रखोगे, ठीक है। यस, तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको देखो आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के रिलेटेड यहां पे आपको बताना ट्रू कौन सा है, ठीक है। ओजोन लेयर के रिलेटेड कौन सा ट्रू है वो आपको बताना है। ए है इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द यूवी बीटा रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। बी है इट स्क्रीन्स आउट द अल्ट्रावायलेट गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस को वो, ठीक है, स्क्रीन करता, मतलब उनको लेता है। सी है इट डिप्लीशन लीड्स टू कैंसर, यानी इससे क्या, अगर ओजोन लेयर खत्म होगा तो इससे कैंसर हो सकता है। डी ऑल द अबव, सारे इसके आंसर आ जाएंगे। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आज गर्मी बहुत है ना। हाँ यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या, ऑल द अबव, यानी सारे ट्रू है किसके रिलेटेड, ओजोन लेयर। यानी ये अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन को लेता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इससे अगर डिप्लीट होगा ओजोन लेयर तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है। जब अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएंगी डायरेक्ट, ओजोन लेयर बीच में नहीं होगा, कोई ओजोन लेयर नहीं होगा, तब जब रेज आ जाएंगी तो वो डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ जाएंगे, तो हमारे स्किन में स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको देखो और आंसर करो। द लॉस ऑफ एन एंटायर एनिमल स्पीशीज रेफर्ड टू एज, यानी जब पूरी एनिमल स्पीशीज खत्म होगी तो उसको क्या कहते हैं। जब पूरी एनिमल स्पीशीज खत्म होगी उसको क्या कहते हैं, ये बताना आपको। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। जब एंटायर एनिमल स्पीशीज खत्म होगी तो उनको क्या कहते हैं। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, ए पार्ट, ये डी पार्ट। एक्सटिंक्शन इसको बोलते हैं, जब पूरा खत्म होगा कोई एनिमल स्पीशीज, एंटायर एरिया कोई भी नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। एक होता है एंडेंजर्ड, यानी खत्म होने वाली जात, यानी उसमें रहते हैं कुछ
एक्सटिंक्शन मीन्स वो पूरे खत्म हुए होंगे, ठीक है। लॉस ऑफ एन एंटायर एनिमल स्पीशीज, पूरे एनिमल्स खत्म है, कोई नहीं बचा हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मेन इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इज, यानी मेन इफेक्ट क्या रहता है वोल्केनिक इरप्शन का, ये बताना है आपको। वोल्केनिक इरप्शन का मेन इफेक्ट क्या रहता है, ठीक है, ये बताना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। मेन इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन से वो बताना है, सब बताओ। वेरी गुड। ए है फ्लाइंग ऑफ एश कंटेंट्स, बी है मड स्लाइड्स, सी है लो टेम्परेचर्स ऑन अर्थ सरफेस, डी है ऑल ऑफ द अबव। सो जल्दी जल्दी आंसर करो आप। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, फ्लाइंग ऑफ एश कंटेंट्स, यानी जो वोल्केनिक एरप्शन होता है इसका इफेक्ट रहता है, इसमें जो ऐश कंटेंट्स होते हैं वो फ्लाई हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो इसको आप दोबारा देखो, वोल्केनिक मड स्लाइड्स नहीं रहते हैं, मतलब वो एक ही जगह रहते हैं, मड स्लाइड जो होते हैं। लो टेम्परेचर अर्थ सरफेस, लो टेम्परेचर नहीं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर ही रहता है, ठीक है, तो इसमें फ्लाइंग ऑफ ऐश कंटेंट्स आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसको देखो आंसर करो। The main cause is that tsunami waves lost some of its energy as they get closer to the shores is, यानी जो मेन काज रहता है सुनामी वेव्स का, है ना, द सुनामी वेव्स लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी, सुनामी वेव्स में कम हो जाती है कुछ एनर्जी, एज दे गेट क्लोजर टू द शोर, जब वो शोर किनारे के नज़दीक पहुंच जाती है तो उसमें जो वो रफ्तार स्पीड होती है तो वो कम हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो मेन काज क्या रहता है, आपको मेन काज आपको बताना है। ए, देयर इज लेसर डेप्थ रूम फॉर द सुनामी, वहां पे ज्यादा रूम नहीं बनता है सुनामी का। बी है बिल्डिंग ऑन द बीच, जब बीच में बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, बीच पे बिल्डिंग्स रहते हैं। सी फ्रिक्शन एंड टर्बुलेंस फ्रॉम द बीच, फ्रिक्शन रहती है वहां पे। नन ऑफ द अबव, या कोई नहीं। सो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, यस, और आंसर भी करो सब, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, आपको बताना मेन काज क्या है सुनामी का, यानी जब उसकी एनर्जी कम होती है, जब वो किनारे के नजदीक पहुंचती है, ठीक है, सब आंसर करो। वेरी गुड, यानी उसकी एनर्जी वहीं पे खत्म हो जाती है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट है देयर इज लेसर डेप्थ रूम फॉर द सुनामी, वहाँ पे उसका ज़्यादा एनर्जी नहीं बढ़ती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं बनती है उसको, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और डेप्थ वहाँ पे ज़्यादा नहीं, वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है, लेसर डेप्थ होती है, यानी जो गहराई होती है वो कम होती है वहाँ पे, इसलिए सुनामी आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज रिगार्डिंग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ हमारा मोटिव है ना। सो नोट्स आप कैसे डाउनलोड करें, आप इस वेबसाइट पे जाओ, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन्होंने भी अभी लाइक नहीं किया वो लाइक करो पहले, फिर जा सकते हैं आप, ठीक है। और आप फीडबैक दे दो कमेंट सेक्शन में कैसा रहा आज का एमसीक्यू सीरीज। सो आपका फीडबैक जो अवेलेबल है उसको हम एड्रेस कर लेंगे। सो ये जो 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास PYQ क्लास रहता है, इसको आप मिस मत करिए, इसको आप अटेंड कीजिए डेली, ठीक है। सो इस क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, जितने आप एमसीक्यू जितने PYQ आप अटेंड कर लोगे, सालों कर लोगे, उतना आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी रहेगी। ओके, सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है, यस। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यस, टाटा। बाय बाय।